हम अध्ययन करें वाई सीरीज सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 का प्रीवियस पेपर। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर, सिलेबस, अनेक एग्जाम से संबंधित बेस्ट बुक रिव्यू तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन है ए गुजराती, बी पंजाबी, सी मराठी और डी सिंधी। तो इसका सही आंसर होगा ए गुजराती। सौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश से उत्पन्न जो भाषाएं हैं अन्य, उसको देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से 4 भाषाएं विकसित है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। और अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला और उड़िया, असमिया। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा, पंजाबी। और ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है ए 1862 ईस्वी, बी 1870 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी और डी 1888 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा सी 1883 ईस्वी। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन जो है 1883 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक शिव सिंह सेंगर है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास से एकदम नहीं। ऑप्शन है ए मुनि जिनविजय, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास भी एकदम नहीं है। राहुल सांकृत्यायन का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा, जिसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? ऑप्शन है ए हम्मीर काव्य, बी कविता कौमुदी, सी कीर्ति कौमुदी, सी कीर्ति पताका और डी कीर्ति लता। तो इसका सही आंसर होगा कीर्ति लता, डी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापतिकृत कीर्तिलता में है। अगला प्रश्न है, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? ऑप्शन है ए शिव, बी काकभूषुंडी, सी भारद्वाज और डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ए शिव। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलवाई है, शगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ? ऑप्शन है ए सूरदास, बी नंददास, सी चित स्वामी और डी विठलनाथ। तो इसका सही आंसर होगा डी विठलनाथ। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, यह कथन विठलनाथ का है। इस कथन को गोसाई विठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था, किंतु यूजीसी द्वारा प्रश्न में वल्लभाचार्य की मृत्यु पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बृजेश्वर वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हरवंश लाल शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि सूरदास में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है रथपाल की गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, यह उक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है ए मतीराम, बी देव, सी कुलपति मिश्र और डी पद्माकर। तो इसका सही आंसर होगा डी पद्माकर।
और मतीराम का जो उक्ति है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारू घुराई। देव का है, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी। और कुलपति मिश्र का है, एसिन कुंज बनी छवि पुंज, रहे अली गुजंत यो सुखी लिजो। अगला प्रश्न है, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप विशेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान सम्हारी, की ठौर लय भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी पेखी, पौन सो जागती आगी, सुनी ही पै पानी ते लागती, आँखिन देखी। इस सवया में बिरहड़ी नायिका की किस मनः स्थिति का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए पुलक, बी मार्मिक स्थिति, सी रोमांच और डी संकोच। तो इसका सही आंसर होगा बी मार्मिक स्थिति। दिया गया जो सवया है, इसके जो कवि हैं रीतिमुक्त धारा के कवि घनानंद का यह सवया है। इस सवया में कवि ने नायिका की मनः स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। घनानंद की प्रमुख काव्य हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद और रसकेली बल्ली। अगला प्रश्न है, प्रिय की सूधी सी ए सरिताएं, एक कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी मैथिली शरण गुप्त और डी लाला भगवान दीन। तो इसका सही आंसर होगा बी रामनरेश त्रिपाठी। यह पंक्ति रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। रामनरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929 और कविता कौमुदी। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता है? ऑप्शन है ए श्रीकांत वर्मा, बी चंद्रकांत देवताले, सी धूमिल और डी लीलाधर जगूरी। तो इसका सही आंसर होगा डी लीलाधर जगूरी। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जगूरी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। और धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिनकर, बी निराला, सी पंत और डी प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ए दिनकर। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 और हारे के हरिनाम। निराला की जो प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता, नैपत्य। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधर, कामायनी। और पंत की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छवास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी कबीर 1398 ईस्वी, गुरु नानक 1469 ईस्वी, दादू दयाल 1544 ईस्वी और सुंदरदास 1596 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी ललित ललाम 1664 ईस्वी, शिवराज भूषण 1673 ईस्वी, पद्माभरण 1810 ईस्वी और नवरस तरंग 1817 ईस्वी, वेनी प्रवीण का। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी हरिवंश राय बच्चन 1907 ईस्वी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे 1911 ईस्वी, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी और रघुवीर सहाय का 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है ए दीर्घतपा, बी कितने चौराहे, सी मैला आंचल और डी पति परिकथा। तो इसका सही आंसर होगा सी मैला आंचल।
विश्वनाथ प्रसाद मैलांचल उपन्यास का पात्र है जो इस उपन्यास में तहसीलदार है। मैलांचल का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु के अन्य उपन्यास है परती परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा, जुलूस और कितने चौराहे। अगला प्रश्न है बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है। ऑप्शन है ए जयवर्धन, बी शेखर एक जीवनी, सी सन्यासी और डी संघर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी शेखर एक जीवनी। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी में हुआ है। अज्ञे के अन्य जो प्रमुख उपन्यास है शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ईस्वी, भाग 2 1944 ईस्वी, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता है। ऑप्शन है ए गंगा प्रसाद बिमल, बी महीप सिंह, सी मधुकर सिंह और डी शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए गंगा प्रसाद बिमल। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता गंगा प्रसाद बिमल है जबकि महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है। ऑप्शन है ए जय पराजय, बी रुपया तुम्हें खा गया, सी कृष्णार्जुन युद्ध और डी करबला। तो इसका सही आंसर होगा डी करबला। करबला नाटक प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने 3 नाटकों की रचना की है। करबला 1928 ईस्वी, संग्राम 1922 ईस्वी और प्रेम की बेटी। जय पराजय नाटक के नाटककार उपेंद्रनाथ अश्क है तथा रुपया तुम्हें खा गया नाटक भगवती चरण वर्मा का है जबकि कृष्णार्जुन युद्ध जो है 1918 ईस्वी माखनलाल चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। ऑप्शन है ए नाथ संप्रदाय, बी प्रबंध प्रभाकर, सी साहित्य का मर्म और डी लालित्य मीमांसा। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रबंध प्रभाकर। प्रबंध प्रभाकर 1933 ईस्वी निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है बल्कि बाबू गुलाब राय हैं जबकि नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा, बी रांघे राघव, सी शिव कुमार मिश्र और डी शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर होगा प्रगतिवाद शीर्षक से जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र दोनों ने ही लिखा है। शिवदान सिंह चौहान ने 1946 ईस्वी में और शिव कुमार मिश्र का जो है वो 1966 ईस्वी। तो दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए इसका कोई एक आंसर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी अपनी खबर 1960 ईस्वी, पांडे वेचन शर्मा उग्र का है। नीर का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन का है। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है और सिकंजी का दर्द 2011 ईस्वी, सुशीला डाक भैरव का है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए शरणार्थी 1948 ईस्वी, अज्ञे का कहानी है। परिंदे 1960 ईस्वी, निर्मल वर्मा का और कामरेड का कोटा 1993 ईस्वी, सृंजय का। डायन जो है 1998 ईस्वी, भीष्म शाहनी का कहानी है। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी गंधमादन 1972 ईस्वी, कामधेनु जो है 1980 ईस्वी, मराल 1993 ईस्वी और आगम की नाव जो है 2002 ईस्वी कुबेरनाथ राय का निबंध है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए सज्जन 1910 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न काव्यशास्त्र और आलोचना से है। तो अगला प्रश्न है तृतीयमिदं व्यापृत्य शक्ति व्युत्पन्न अभ्यास है। यह कथन किस आचार्य का है। ऑप्शन है ए भामा, बी रुद्रट, सी मम्मट और डी जयदेव। तो इसका सही आंसर होगा बी रुद्रट। त्रियमिदं व्यापीर्यते शक्तिर व्युत्पन्न अभ्यास। यह कथन आचार्य रुद्रट का है। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार जिसमें 16 अध्याय एवं 734 श्लोक है। आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद और चंद्रालोक और आचार्य भामा का ग्रंथ जो है काव्यालंकार है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? ऑप्शन ए उक्ति विन्यास वक्रता, बी वर्ण विन्यास वक्रता, सी पद पूर्वार्ध वक्रता और सी डी प्रकरण वक्रता। तो इसका सही आंसर होगा ए उक्ति विन्यास वक्रता। उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं, जो निम्न है: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी भट्टलोल्लट, उसके बाद शंकुक, फिर भट्टनायक और सबसे लास्ट में अभिनव गुप्त। भट्टलोल्लट जो है इनका दर्शन मीमांसा है और इनके सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। शंकुक जो है न्याय दर्शन, इनका जो सिद्धांत है अनुमितिवाद। भट्टनायक सांख्य दर्शन और इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त शैव दर्शन, इनका जो सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। इन आचार्यों के सिद्धांत और रस सूत्र के व्याख्याकारों के रूप में सही अनुक्रम ये बार बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी रस मीमांसा 1949 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आलोचना के मान 1958 ईस्वी शिवदान सिंह चौहान का है। नई कविता 1973 ईस्वी नंदुलाल वाजपेयी का और नई कविता 1978 ईस्वी रामविलास शर्मा का। नई कविता और अस्तित्ववाद जो है रामविलास शर्मा का 1978 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा विजय सेन सूरी, रेवंती गिरिरास, नरपतिनाल विशलदेव रासो, शालीभद्र सूरी, भातेश्वर बाहुबली और आसगु कवि जो है चंदनबाला राज। योगचर्या जो है डोम्भिप्पा का रचना है। तो इसका सही कूट होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा श्री संप्रदाय रामानुचार्य, ब्राह्मण संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और संकादी संप्रदाय निम्बाकाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह, द्रोड़ पर्व जो है कुलपति मिश्र, सुजान चरित सूदन और हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर। तो इसका सही कूट होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा प्रेम वाटिका रसखान, कवित्त रत्नाकर सेनापति, रस रतन उहकर कवि और तिलक शतक मुबारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा बनबेला निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तरा सुमित्रानंदन पंत, परिक्रमा महादेवी वर्मा और चित्राधार जयशंकर प्रसाद और रामनिवास त्रिपाठी का जो रचना है मिलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। दूसरा है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा, ये जो है हरिवंश राय बच्चन का है। तीसरा है, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, ये जो है जयशंकर प्रसाद का है। और यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो महादेवी वर्मा का। तो इसका सही कूट होगा सी। और सुमित्रानंदन पंत का जो प्रसिद्ध पंक्ति है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम,
ये जो पंत का है प्रसिद्ध पंक्ति है, इसे भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, जयदेव पुरी जो है झूठा सच का है, चंद्र माधव नदी के द्वीप, फूल बाबू बलचनामा, और निर्गुनिया जो है नाच्यो बहुत गोपाल के पात्र हैं। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, नदी के द्वीप अज्ञे का, बलचनामा जो है नागार्जुन का, और नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, आनंदी जो है बड़े घर की बेटी, दीनदयाल जुलूस के, डॉक्टर जयपाल मूठ, और शंकर जो है सवा से गेहूं के पात्र है। और मंत्र के जो प्रमुख पात्र हैं भगत। ये सारा ही जो उपन्यास कहानी है, ये सभी कहानी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, चंद्रावली जो है नाटिका है भारतेंदु का, विशस्य विषमौसधम जो है भाड़ है भारतेंदु का ही, एक घूंट एकांकी है जयशंकर प्रसाद का, और करुड़ाले जो है गीति नाट्य है जयशंकर प्रसाद का। तो इसका सही कुट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोकलोचन, राजशेखर काव्य मीमांसा, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक, और भोजराज का सरस्वती कंठाभरण, और काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट का है। अगला प्रश्न है, 41 से 45 नंबर जो प्रश्न है अवतरण पर आधारित है। देखते हैं, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गली में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इसे आसक्ति उसी में चाहिए, फल दूर रहता है, इसे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है, उसी का नाम उत्साह है। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि ऑप्शन ए, कर्म करते समय फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बी, कर्म के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है, सी, फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म के प्रति उत्साह में इजाफा होता है, और डी, फल से लालच में जल्दी जल्दी कर्म करना दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है, से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, श्री कृष्ण ने कहा था कि सिर्फ कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो, बी, श्री कृष्ण ने कहा था कि सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, सी है, श्री कृष्ण ने कहा था यदि तुम निष्ठापूर्वक कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, और डी, श्री कृष्ण ने कहा था फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। तो इसका सही आंसर है डी, श्री कृष्ण ने कहा था फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। अगला प्रश्न है, आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है, क्योंकि ऑप्शन है, जो प्रस्तुत नहीं है उसकी इच्छा संकट का कारण बन सकती है, बी, जो प्रस्तुत नहीं है उसमें रुचि पैदा नहीं हो सकती है, सी, कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है, और डी, अप्रस्तुत की आकांक्षा मानसिक स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? ऑप्शन ए, इसमें वासना मिली हुई है, बी,
इसमें कम खर्च करके ज्यादा प्राप्त करने की लालसा है। सी, इस कर्म में उत्साह के साथ लोभ जुड़ा है। और डी, इसके पीछे अंधविश्वास है। तो इसका सही आंसर होगा ए, इसमें वासना मिली हुई है। उपर्युक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन है ए, कर्म के प्रति अत्यधिक अनुराग, बी, फल के प्रति अत्यधिक लोभ, सी, कर्म और फल दोनों के प्रति अत्यधिक लोभ, डी, कर्म के प्रति अनुराग और फल के प्रति उदासीनता। तो इसका सही आंसर होगा बी, फल के प्रति अत्यधिक लोभ। और यह जो अवतरण है यह रामचंद्र शुक्ल का है उत्साह निबंध से। अगला प्रश्न 40 से 50 नंबर प्रश्न जो है कथोपकथन पर आधारित है। पहला है, स्थापना, कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। तर्क है, इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। तो इसका सही कोट होगा बी, ए गलत यानी स्थापना गलत और आर तर्क सही है। कविता आत्म प्रकाशन ही नहीं बल्कि कविता पर कल्पना, आत्मचिंतन, सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है जो केवल कवि को ही नहीं बल्कि समूचे लोक को आनंद प्रदान करती है। इसलिए कविता को कवि की आत्मा या आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। तर्क है, इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए सही और आर गलत, स्थापना सही और तर्क गलत है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है, कथन सत्य है, किंतु समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इनमें अलग अलग विकास होता है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क है, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं। तो इसका सही कोट होगा ए गलत और आर दोनों गलत है, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। कोई भी मिथक सार्वकालिक या सार्वदेशिक नहीं होता और ना ही सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं, अतः दोनों कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क है, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खोद देती है। तो इसका सही आंसर होगा ए सही और आर दोनों सही है। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है, अतः दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, स्थापना है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क है, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। तो इसका सही कोट होगा ए सही और आर गलत, स्थापना सही और तर्क गलत है। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ होता है, लेकिन भारतेंदु युगीन साहित्य की पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय नहीं होता है, अतः कथन ए सही है किंतु तर्क आर गलत है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें। आगे के हम अगले भाग में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे।